अच्छा किया या बुरा ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, ये मैंने ये समझ कर ही किया है कि अरु को बेटे और उमा को माँ का अधिकार मिल जाएगा। और फिर तुम सभी तो यही चाहते। भेज दो अंदर। थोड़ी देर में फोन करता हूँ। कहिए। जी वो मैं आप ही से मिलने आया था। देखिए, हम एक बिजनेसमैन हैं, हमसे आपको क्या काम हो सकता है? सौदा जो करने आया हूँ। सुना है आपकी शादी हो रही है? जी हाँ, शादी तो हो रही है, लेकिन अगर आप कोई रिश्ता लेकर आए हैं तो हमें सख्त अफसोस है, क्योंकि हमने लड़की तय कर ली है। जी वो भी मैं जानता हूँ, मगर मैं आपसे सिर्फ ये कहने आया हूँ कि आप एक इज्जतदार आदमी हैं। मिस्टर जगन, जो बकवास आप यहां करने के लिए आए हैं उसके लिए हम बहुत वक्त दे चुके हैं। आप जा सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि तुम कौन हो और क्या चीज हो। अगर उमा से निराश होकर मेरे पास आए हो कि चंद सिक्के मैं तुम्हारी झोली में डाल दूंगा, तो भूल जाइए, तुम्हें अब हम अच्छी तरह जानते हैं। चलो मान लिया कि उमा के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन क्या उमा आपकी बीवी के बारे में सब कुछ जानती है? आप अपने मासूम बच्चे को धोखा दे रहे हैं। आपका बच्चा उमा को मां समझकर अपने घर ले आया, लेकिन क्या वो बच्चा जानता है कि उसकी मां कौन है? कमीने, जलील, बर्दाश्त की हद होती है। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। ऑपरेटर, पुट मी टू द पुलिस स्टेशन प्लीज फौरन। प्लीज प्लीज, मेरा मतलब आई एम सॉरी, आप मुझे माफ। दिस इज द लास्ट वार्निंग टू यू। ये मत भूलो, मुझे तुम्हारी किसी हरकत का इल्म नहीं। एक बात सुन लो, आइंदा हमारे दरमियान आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कोर्ट तक घसीट कर ले जाऊंगा और उमा तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। आउट। सारा अदालत की धमकी दे रहा था। कोई बात नहीं है जितेश, मैं भी मौके का इंतजार करूंगा। एक बार मुझे मालूम हो जाए कि तेरी बीवी कहाँ है। ये देखिए माँ जी। हरिया, आया। अरे ओ हरिया, क्या है दीदी? बुला ना उमा को, क्या कर रही है? अभी बुलाता हूँ। ये भी देखिए। आप लोगों के पास इतनी सारी आप कहें तो और मंगवा लेता हूँ माँ जी। मंगवा लीजिए। और क्या है बुआ जी, किचन में क्या कर रही है? इसमें से पसंद कर ले क्या क्या रखना है। बुआ जी ये सब क्या कर रही हैं? क्यों? अचानक अब ये सब पहनकर मैं अरू के सामने जाऊंगी तो वो घबरा जाएगा और सोचेगा कि मम्मी को क्या हो गया। बस बस, अब ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। चल चल इसे देख ले। आ लगता है अरू की डैडी आ गए। बहन जी ये साड़ी लीजिए, देखिए अभी तक तो मार्केट में आई भी नहीं। इसका डिजाइन देखिए। अच्छा हुआ तू आ गया। उमा के लिए तू ही गहने और साड़ियां पसंद कर ले। अब इसकी जरूरत नहीं है बुआ। क्या मतलब? ये शादी नहीं हो सकती। अजितेश, अजितेश, क्या वही हुआ जिसकी हमें उम्मीद न थी? हाँ बुआ, विनय भैया का फोन आया है, मुझे बुलाया है, वहीं जा रहा हूं मैं। मुझे मालूम था बुआ जी, इसलिए मैं हमेशा कहती थी ये शादी नहीं होनी चाहिए।
नहीं उमा, तुम्हारे बारे में जो कुछ जानना था मुझे भी मालूम है, लेकिन आज हमारे बारे में तुम्हें जो कुछ जानना है वो भी सुन लो। ये सब उठा लीजिए, अब इन चीजों की जरूरत नहीं। अब उमा, बैठो। उमा, हमारे घर के नसीब में शायद खुशियां लिखी ही नहीं। बड़ी धूमधाम से भैया ने मेरी शादी की थी, लेकिन 2 साल के बाद ही मेरा सुहाग उजड़ गया। भैया मुझे अपने साथ ले आए। कुछ साल तो अच्छी तरह गुजरे, लेकिन जब अजितेश 9 साल का था तो हमारी भाभी हमें छोड़कर चल बसी। भाभी के सदमे को भुलाने के लिए भैया ने अपने आप को दिन रात बिजनेस में लगा लिया। मैंने और हरिया ने मिलकर अजितेश को बड़ा किया, और अजितेश भी हमारा ऐसा होनहार बेटा निकला जिसने हमारी खुशियों के लिए कभी अपनी खुशी की भी परवाह नहीं की। एक दिन भैया को अचानक दिल का दौरा पड़ा और अजितेश ने भैया की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। भैया की जिंदगी में थोड़ी सी खुशियां फिर लौट आई। मेरे भैया को सिगारेट पीने की बड़ी आदत थी। डॉक्टरों ने उन्हें सिगारेट पीने से मना कर दिया, लेकिन वो किसकी सुनते थे कि हरिया भी उनके साथ था। हरिया, अरे ओ हरिया। जी बाबूजी। तुम्हारा नाम हरिया है? नहीं, शंभू। शंभू, चल जा। इधर आ। दीदी जी कहाँ है? ऊपर पूजा। ऐसा बोल। ऊपर पूजा घर में। तो तू सीढ़ी पे जाके खड़ा रहे। हे, चला किधर? सीढ़ी पे जाके क्या करेगा? जी क्या करूंगा? जैसे दीदी बाहर निकलेगी तो खांस देना। अच्छा। कैसे खांसोगे? जा। अच्छा। हाँ, आइए। कहाँ मर गए थे? मर कहाँ गया था? डाकिया आया था, चिट्ठी लेने गया था। कहाँ है? ये लो। ये नहीं। हाँ। वो कहाँ है? वो ये क्या? चुपचाप खड़े रहो। अच्छा। हाँ। निकाल, माचिस निकाल। लेकिन डॉक्टर ने मना किया था। तुझे पगार कौन देता है? डॉक्टर देता है कि मैं देता हूँ? तुम देते हो, इसीलिए तो तुम्हारी फिक्र करता हूँ, नहीं तो क्या डॉक्टर की फिक्र नहीं करता? चल चल चल, समझा। अगर दीदी को पता चल गया तो मुझे नौकरी से निकाल देगी। और अगर तू मुझसे गड़बड़ करेगा तो क्या मैं नहीं निकालूंगा तुझे? चल, डाक दिखा। ये लो। निवारण शर्मा। ये निवारण शर्मा कौन है यार? निवारण शर्मा? बाबूजी, वो हम लोग पूना में थे। निवारण बाबू अपने पड़ोसी थे। अच्छा 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 अच्छा, खोल खोल खोल। हरिया। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? हाँ हाँ, ये निवारण शर्मा। अरे क्या ये निवारण शर्मा? हाँ, ये निवारण शर्मा। हंसना नहीं कमक। और ये क्या? ये क्या? हाँ, खुद ही देख लो, जमाना बदल गया है। आजकल तो नौकर चाकर भी मालिक के सामने सिगरेट बीड़ी फूंकने लगे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जब खास करके मालिक खुद नौकर के मुंह में ठूसते हैं। हाँ, वो देखते हैं वो निवारण शर्मा क्या लिखते हैं। मिस्टर निवारण शर्मा। हाँ, माननीय भूपेश बाबू, इतने दिनों बाद अचानक मेरा पत्र पाकर आपको आश्चर्य जरूर होगा। आपको याद होगा कि आपकी धर्म पत्नी और मेरी पत्नी एक दूसरे की सहेलियां थीं।
जब मेरी छोटी बेटी माया का जन्म हुआ था तब आपकी धर्मपत्नी ने कहा था कि वो माया को अपने घर की बहू बनाएंगी। मुझे खबर मिली है कि आपका बेटा अजितेश एक बहुत होनहार और काबिल लड़का है और आप उसकी शादी के बारे में भी विचार कर रहे हैं। अब मेरी बेटी माया भी सयानी हो चुकी है। मैं उसका बाप हूं इसलिए ये नहीं लिख रहा हूं। उसका रंग थोड़ा सा सांवला जरूर है, पर रूप और गुण में वो लक्ष्मी जैसी है। माया का फोटो भी इस चिट्ठी के साथ भेज रहा हूं। अरे वाह, फोटो भी है। वाह, बहुत ही खूबसूरत लड़की है ना? देखो देखो। हाँ, तो फोटो भेज रहा हूं। हालांकि हैसियत और दौलत में मैं आपके बराबर नहीं हूं, मगर मुझे उम्मीद है कि आपका आशीर्वाद माया पर हो तो दोनों सहेलियों का वचन भी पूरा हो सकता है और अपनी कन्या का दान आप जैसे दानी और दयालु पुरुष के चरणों में कर कर मैं भी एक गहरी चिंता से मुक्त हो सकता हूं। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप एक बार माया को देख लें। पत्र का उत्तर मिलने का इंतजार करूंगा। सादर आपका निवारण शर्मा। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई। हम उसी के बारे में सोच रहे थे ना। लेकिन भैया, हाँ। निवारण बाबू की हालत इतनी अच्छी नहीं है। हो सकता है इसमें कोई उनकी चाल हो। नहीं नहीं नीरू, बहुत दिनों की बात है इसलिए मैं भी भूल गया था। लेकिन तुम्हारी भाभी मरते समय ये सब मुझे कह गई थी। लेकिन भैया उन्होंने खुद लिखा है कि लड़की काली है। काली नहीं है, सांवली है। फिर भी भैया वो देखो भाई, हमें परेशान होने की क्या बात है। जिसका ज्यादती मामला है उसी के ऊपर फैसला छोड़ देते हैं। वो अभी आता ही होगा। वो देखो आ गया। आ गए छोटे बाबू। ये लो हरी काका। ला ला चलो। कैसी है तबीयत आपकी? अरे एकदम फर्स्ट क्लास, A1। हाँ हाँ बहुत अच्छी है। इसलिए तो आराम से बैठकर सिगार फूक रहे थे। सिगार? डैडी, जब डॉक्टर ने मना किया तो क्यों पीते हैं सिगार? डांटो मत, डांटो मत, डांटो मत। 12 बरस की उम्र में तुम जब सिगरेट पीते हुए पकड़े गए थे तो मैंने तुम्हें डांटा था? जी नहीं, मारा था। ये जन्नाटेदार हाथ। मारा था तो इस कमबख्त को एक लाफा मारो। इसने मुझे जबरदस्ती सिगार पिलाया। मैंने जबरदस्ती पिलाया? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, झूठ तो मैं बोल रहा तो हूँ। निकल जा मगराम। क्या डैडी, सिगार अच्छा नहीं लगता ये सब। ये क्या? अपना घर का एग्रीमेंट। वेल डन माय बॉय। रुस्तम जी के इतने बड़े सपने को साकार करने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ा। उसने जिंदगी में जो कुछ कमाया सब कुछ उसी में लगा दिया। कम से कम 300-400 रुपए महीने का किराया तो बच जाएगा। डैडी, रुस्तम अंकल तो दिल्ली गए। अगर आप कहें तो आंटी को ले आता हूँ, अपने हाथ से एग्रीमेंट उन्हें दे दीजिए। अरे नहीं, वो अभी यहाँ आ रही हैं। उनका फोन आया था। आ रही हैं? लेकिन उससे पहले तुमसे एक जरा जरूरी बात करनी है। कहिए। आर यू इन लव विथ एनी गर्ल? व्हाट? अगर नहीं तो तुमसे एक अर्ज है। अर्ज क्या डैडी, हुक्म कीजिए आप। तुम्हें निवारण शर्मा याद हैं जो पूना में हमारे पड़ोसी थे? हाँ डैडी, उस वक्त मैं छोटा था ना। उनकी बीवी और तुम्हारी माँ एक दूसरे की सहेलियां थी और उन दोनों के बीच एक फैसला हुआ था। तुम्हारी माँ ने उन्हें वचन दिया था कि निवारण बाबू की लड़की को वो इस घर की बहू बनाकर लाएगी। अभी निवारण बाबू की चिट्ठी मिली है और मेरी इच्छा है कि तुम एक बार उसे जाकर देख लो और अपना फैसला हमें सुना दो। डैडी, माँ ने जिसे जीते जी स्वीकार कर लिया, उसे देखने की क्या जरूरत है? पर कम से कम एक बार फोटो तो देख ले। हाँ। बुआ, मैं बहुत थक गया हूँ। अब तुम लोगों ने देखकर फैसला कर लिया तो मुझे मंजूर है।